हेलो। कृपया ध्यान दें, एनसीईआरटी सीरीज हिस्ट्री का पहला चैप्टर क्लास 6 का आपके सामने आ रहा है। कृपया ध्यान दें, चैप्टर का नाम है प्रारंभिक कथन, क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसमें एनसीईआरटी की जो खासियत है अपनी, ये बिल्कुल एक अलग अंदाज में पढ़ाया जाता है। शायद अगर इस बच्चे क्लास 6 से अवेयर रहे कि हमको आगे जीएस में इसको काम लेना है, तो शायद ये एक बहुत बड़ी स्मृति संस्मरण बनकर रह जाएगी। पर ऐसा है ही नहीं। हम लोग हर एक क्लास के बाद चीजों को छोड़ देते हैं, किताब को ठंडे बस्ते में फेंक देते हैं और किताबें चनाचूर वाले को बेच देते हैं, कबाड़ी वाले को। आइए, यहाँ पर सवाल है, एक कैरेक्टर रसीदा को दिखाया गया और रसीदा के माध्यम से एक सवाल करवाया गया है। वो अखबार पढ़ रही है और अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले वह सोचने लगी कि कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। नेचुरल है, एक बच्चे के दिमाग में ऐसा सवाल होता है। तो आइए, अब बुक कह रही है कि कैसे पता लगाएं। कल जो हुआ वो आप रेडियो से सुन सकते हैं, टेलीविजन पर देख सकते हैं या अखबारों से पढ़ सकते हैं। साथ ही यह जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ, किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ, हजारों साल पहले क्या हुआ, ये जानने के लिए हमें अतीत के पन्ने को पलटने की जरूरत होती है। और अतीत के बारे में क्या क्या सवाल हमारे मन में आते हैं। आइए, अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारी, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते थे। यानी हर एक सोसाइटी के हर एक सेगमेंट्स के बारे में जान सकते थे। आइए, यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे और कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन सा नाटक देखा करते थे और फिर कौन कौन से गीत गाते थे। गीत का मतलब तो आप सुने होंगे, गीत जो गाए जाते हैं, गुनगुनाए जाते हैं, उनको गीत कहते हैं। आइए, एक सवाल है कि लोग कहाँ रहते थे। तो ये सवाल है, लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में अगर हम देखें तो नर्मदा नदी का पता लगाने कहा जा रहा है। कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहते थे। कब की बात है? कई लाख वर्ष पहले, लाख भी नहीं है। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक का अगर अंग्रेजी करें तो यह कलेक्टर होता है, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। मतलब उनको पता था कि कहाँ पर खजाना है, कहाँ पर क्या है। इसलिए अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे और वे जानवरों का आखेट आखेट भी करते। कुछ लोगों को हिंदी से दिक्कत होता है, तो आखेट शब्द का मतलब यहाँ पर शिकार होता है, ब्रैकेट में दिया हुआ है। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किर्थर पहाड़ियों का पता लगाओ। कह रहा है कि अब देखो, खोजो इसको। किस चीज को खोजने बोल रहा है? तो ये खोजने बोल रहा है किर्थर पहाड़ियों को और सुलेमान और इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान है जहां लगभग 8000 पूर्व वर्ष 8000 वर्ष पहले लोगों ने स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं, जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया। मतलब 8000 साल पहले कौन सा फसल उपजाया लोगों ने? उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। तो फसल कौन सा पहले उगाया? तो गेहूं और जौ। और किस जानवर को पालतू बनाया? तो भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू करे। अब ये लोग कहाँ रहते थे? आप सोचेंगे कि वो मुंबई में रहते थे, जुहू में? नहीं, वो तो गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाना है आपको।
और ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहां कृषि का विकास हुआ, जहां सबसे पहले चावल उगाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। आइए अब देखो, आप मानचित्र को गौर से देखो, एक एक चीज आपको दिखाई पड़ेगा। विंध्य पहाड़ियां कहाँ है, नर्मदा कहाँ है, तो ये सब देखकर आप थोड़ा सा और अवेयर हो सकते हैं इन चीजों के लिए। आइए आगे बढ़े और सारे सागर, हिंद महासागर, अरब सागर सबको पार करते हुए आगे बढ़ते हैं और हम अपने अतीत के पन्ने को थोड़ा और पॉलिश करते हुए इसको आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। देखो, अभी पहले इसके साइड में जो दिया हुआ है कि पहले एक इंपॉर्टेंट बात कि सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। 4700 वर्ष पूर्व एक सहायक नदी किसको कहते हैं, जिसमें एक बड़ी नदी मिल जाती है। और 4700 वर्ष पूर्व इन नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटों पर समुद्री इलाकों में नगरों का विकास हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदियां सोन का पता लगाना है। गंगा के दक्षिण में नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। यहाँ के शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। तो गंगा के किनारे तो इनकी नदियों के आसपास के क्षेत्र में मगध वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है, इस राज्य का विकास हुआ। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण जोखिम भरी होती है, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं था। अतः कभी कभी लोग काम के तलाश में भी प्रकृति का एक तरफ से दूसरी तरफ जाते थे। प्राकृतिक आपदा के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाए जाते। कभी कभी सेनाएं जो है एक दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी भी कभी काफिले में, कभी जहाजों में अपने साथ सामान लेकर एक स्थान से दूसरे, यानी लोग व्यापार करने के लिए भी जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों की खोजने की चाह में यहाँ से वहां यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं से लगभग एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता है। लिखिए, आज लोग यात्रा करते हैं। एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो। पर्वतों और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों को इन सीमाओं को पार करना लोगों के लिए आसान नहीं था, लेकिन जिन्होंने ऐसा चाहा वो ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके, गहरे समुद्रों को पार सके। उपमहाद्वीप के बाहर से कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए, मतलब कुछ बाहरी लोग भी आए, यहाँ बस गए। लोगों ने जब चाहा, जैसे चाहा उसे हैंडल किया। और यानी सीधी सी बात है, अगर हम डिटरमिन हो तो हम सारा काम कर सकते हैं। इस आवागमन में हमारी सांस्कृतिक परंपरा को और धनी बनाया। कई सौ वर्ष
वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत राचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों का और एक दूसरे का विचार अपनाते रहे। जैसे जैसे हमारे लोग अन्य लोगों के कांटेक्ट में आए, संपर्क में आए, लोगों ने एक दूसरे को समझना शुरू किया, एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। अब देखो, अब देश के नाम, हम अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, सब लोग जानते हैं, और संस्कृत में इसको क्या कहते हैं? सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाना है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को क्या नाम दिया? हिंदोस, हिदोस और अथवा इंदोस। इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया का, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता है। अब इंडिया नाम पड़ा और भारत का प्रयोग किसके लिए? उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलती है। बाद में इसका प्रयोग देश के होने लिया। और ये अतीत के बारे में कैसे जाने? एक खास बात है कि अतीत के बारे में हम जाने कैसे? तो अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त करते हैं। इसमें एक तरीका है अतीत में लिखी हुई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहलाती है। अंग्रेजी में इसे मनुस्क्रिप्ट कहते हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द लैटिन शब्द मैनू, जिसका अर्थ हाथ से निकला है। ये पांडुलिपि प्राय तालपत्रों तथा अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। ये कुछ भाषाएं तो ऐसी होती है जिसका आज तक जिसको डेसिफर नहीं किया जा सका। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़े ने खा लिया, कुछ नष्ट कर दी गई, कुछ ऐसी भी पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। ये पांडुलिपियां मंदिरों और बिहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यता व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा होती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी मिलती हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। आइए आगे बढ़ते हैं। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अभिलेख ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके। कुछ इंस्ट्रक्शन की तरह भी लेते थे। कुछ प्रकार के अभिलेख हैं, एक्चुअली अभिलेख है जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों को अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाए। उदाहरण के लिए शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते हैं। तो यानी अभिलेख पढ़ने से हम उस समय के बारे में जानते हैं, उस समय के राजा के बारे में जानते हैं। ऐसा करवाने में, ये लेख लिखवाने में क्या क्या कठिनाइयां होती थी। इसके अतिरिक्त अन्य कुछ कई वस्तुएं अतीत की बनी हुई है, प्रयोग में लाई जाती है। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला कौन कहलाता है? जो चीजें पुराचीन चीजों को, जो इसको अंग्रेजी में आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं और अंग्रेजी में, हिंदी में पुरातत्वविद कहते हैं। तो पुरातत्वविद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, बर्तनों
आभूषणों तथा सिक्कों के प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। ये पढ़ते भी हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी होती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट वाले नहीं होते। तो देखिए क्या हुआ, ये आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, पुरानी चीजों का अध्ययन करते हैं, खुदाई करते हैं, छानबीन करते हैं। इनमें से बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो पत्थर की बनी होती है, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसी तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट। देखिए याद रखने के लिए क्या कीजिए, पंक्तियों को पलटिए, पीछे जाइए, उसको एंजॉय कीजिए, फिर बहुत मजा आएगा। और एक बार अगर ये पेड़ लग गया तो फिर तो एक कहावत है, एक बहुत जाने माने शिक्षक कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जन्म हुआ, पंडित भवा न कोई, 2.5 अक्षर एनसीईआरटी का पढ़े सो पंडित हो। पंडित नहीं, पढ़े सो आईएएस हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको क्या करना है, ये आपको डिसाइड करना है, मेरे को आगे बढ़ना है। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियां ढूंढते, ये लोग क्या नहीं ढूंढते पता नहीं। इससे उन्हें बहुत चीज जानने में मदद मिलती। अतीत के लोग क्या खाते थे, वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। अन्न के दानात व लकड़ी के जले टुकड़े जल जाते हैं, वे जले रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? एक क्वेश्चन आ गया, बच्चों ने क्वेश्चन किया, क्या उनको कपड़ा मिलता था? पांडुलिपियां, अभिलेखों और पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का, ये क्या कहते हैं कि कौन चीज, उसका रिसोर्सेस क्या है? इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार किसको कहते हैं? अगर यहाँ ध्यान दीजिए, इसको एक बार पलट के देखिए, एक बार में याद हो जाए। इतिहासकार किसे कहते हैं? इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। मतलब जैसे रिसोर्सेज मिलता है, आप पीछे जाकर पढ़ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन पढ़ने को एंजॉय करना बड़ी मुश्किल बात है, हर किसी के बस का नहीं। क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत को पिछली पुनर्निर्माण, मतलब उसका ना पीछे हम एक कड़ी बना लेते हैं जोड़कर। इन सब चीजों से जब एक कड़ी बनती है तो हम पूरे अतीत को एक पिक्चराइज कर लेते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। सीधा सीधी जासूस बना दिया, स्पाई। जेम्स बॉन्ड की एक फिल्म है द स्पाई हू लव्ड मी, तो अब कह रहा है कि ये ठीक स्पाई की तरह एक एक चीज को जोड़कर हमारे लिए एक बहुत बड़ा कड़ी बना लेते हैं। आइए, अतीत एक या नहीं, क्या आपने इस पुस्तक के शीर्षक पर हमारे अतीत पर ध्यान दिया? या अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया? ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए अलग अलग समूह के लोग अलग अलग समूह के लोग के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने हैं। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजा तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत अलग था। यानी सबके डिफरेंट लिविंग स्टाइल थे, ये कहने का मतलब। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपनी भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके, फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति की अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी थे। जैसे आज होता है, ये चीज पहले भी था। अब टाउन के लोग खेती नहीं ना करते हैं, इनके पास जमीनें नहीं है या इन्हें खेती करना नहीं आता। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपने विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। आज भी नहीं आम आदमी का। पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अब भी उनके बारे में बहुत कुछ जानना अवशेष है, मतलब जितनी जानकारी हम जुटा पाए हैं वो कम है। आइए आगे बढ़ते हैं। और तिथियों का मतलब, अगर कोई आपसे ये पूछे
तिथि के विषय में पूछे तो शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसी इस तरह की कोई और वर्ष बताएंगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2 वर्ष के बाद। ईसा मसीह का जन्म पूर्व के सभी तिथियों के रूप में मानी जाती है। पूर्व के सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में मानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान तिथि का आलम करते हैं। तो क्या कह रहा है, 2000 को यह प्रारंभिक तिथि मान लिया और वहां से डेट बताना आरंभ करता है। आइए आगे बढ़े। इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। कभी कभी इन तिथियों से पहले एडी हिंदी में लिखा रहता है। इसका मतलब एनो डेमोनी होता है। ये 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। कभी कभी एडी के जगह सी तथा बीसी के जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सी अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देश अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया, मगर तिथियों के इस रूप का लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी में बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है। इसका तात्पर्य, इसका मीनिंग बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। आइए आगे बढ़ते हैं और कल्पना करें कि आप एक पत्रकार, आप एक साक्षात्कार लेना है आपको एक आर्कियोलॉजिस्ट का, और आप उसके लिए 5 प्रश्नों की सूची तैयार करें जिसे आप एक जर्नलिस्ट से इनसे पूछना चाहेंगे। आप जैसे आप देखिए, अब कुछ क्वेश्चन है आपके सामने, इसको आपको हैंडल करना है और इसको आप पढ़ के देखेंगे, फिर आप इसको क्लियर करेंगे। उपयोगी शब्द कौन कौन है? यात्रा है, पांडुलिपि है, अभिलेख है, पुरातत्व है, इतिहासकार है, स्रोत है, अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना, जैसे कुछ चर्चित शब्द हैं आपके लिए। सवाल है, उसके बाद एक मैचिंग है आपके साथ, आप मैच करेंगे। और मैं आपको बताना भूल गया शायद कि जब हम लोग 4 लेसन कर लेंगे तो आफ्टर 4 लेसन्स हम लोग आपके सामने ये डालेंगे, क्वेश्चन डालेंगे और क्वेश्चन को ये करेंगे। आइए कुछ महत्वपूर्ण तिथियों को देखते हैं। कृषि आरंभ कितना वर्ष पहले हुआ? याद कीजिएगा, परीक्षा में सीधे क्वेश्चन होता है। यूपीएससी का क्वेश्चन हो, बीपीएससी का क्वेश्चन हो, ये सारे प्रश्न उठाए हुए रहते हैं। कृषि का आरंभ 8000 पूर्व वर्ष। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कब आए हैं? 4700 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य कब है? 2500 वर्ष पूर्व। वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। तो आइए इन इंपॉर्टेंट डेट को देखते हुए आज के सफर को यही खत्म करते हैं और धन्यवाद। थोड़ा सा एंजॉय कीजिएगा। वी विल ट्राई टू गेट बेटर। इसको और रिफाइन करने की कोशिश करेंगे।